वेलकम ऑल बच्चों। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर्चफ्स लॉज के बारे में बात करूँगा। तो आज कर्चफ्स करंट लॉ की बात होगी। नाम बहुत मशहूर है, तुम लोग सब जानते हो, मैं श्योर हूँ सब जानते हो। अब उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं वो एक्चुअली मैं तुमको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, मैंने देखा है। उनसे पूछो ये कर्चफ्स लॉ क्या है, तो कुछ अपना स्टेटमेंट देते हैं। कोई कहता है कि द टोटल करंट एट ए जंक्शन इज ज़ीरो, कोई कहता है द टोटल करंट एट ए नोड इज ज़ीरो। मतलब इसी किस्म की अलग अलग बातें लोग बोलते हैं। एक्चुअली उसका जो डिफिनीशन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो अभी मैं डीसी सर्किट के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम समझ लो कि जो बेसिक जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक सर्किट से रिलेटेड ज़्यादा है, हालांकि एप्लीकेबल इस सर्किट में हो जाता है। तो डीसी सर्किट के लिए अगर कहेंगे तो हम लोग कहें कि द algebraic sum the algebraic sum of the currents at a junction is zero। यह है कर्चफ्स करंट लॉ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मैंने algebraic sum क्यों यूज़ किया, अरिथमेटिक सम यूज़ क्यों नहीं किया। ये वाइवा में पूछा जाता है और बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी वजह मैं तुमको बता दूं। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा डील्स विथ वेरिएबल्स। अरिथमेटिक का है, इट डील्स विथ नंबर्स। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी करंट का वैल्यू हो उसका अलजेब्रिक सम जीरो होगा। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 ऐसा जीरो होगा। सिग्मा I इज इक्वल टू जीरो, बेसिकली यही है। समझ गए? तो यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं बोर्ड पर आ जाता हूँ। कर्चफ्स करंट लॉ की बात हो रही है, मैंने लिख दिया है कर्चफ्स करंट लॉ। तो कर्चफ्स करंट लॉ में मान लो कि एक जंक्शन है। कहाँ से आता है मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। एक जंक्शन है, ये जंक्शन है, इसमें एक कुछ कई करंट्स आ रहे हैं, कई करंट्स जा रहे हैं। मान लो कि एक करंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, कुछ करंट जा रहा है। मान लो कि यह करंट आ रहा है किसी बैटरी से, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ I1। और ये जंक्शन है तुम्हारा। और एक करंट जा रहा है यहाँ, ये I2। ये बाहर निकल रहा है, मतलब जंक्शन से अवे जा रहा है। ये इंटर कर रहा है और ये आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है। ये I3। ये I4। तो KCL क्या कहता है, इसको हम लोग KCL भी कहते हैं ना।
तो केसीएल कहता है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये कहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम अगर करंट जो जंक्शन पे आ रहा है उसको कुछ पॉजिटिव या निगेटिव मान लो, तो जाने वाले करंट को नेचुरली उसका उल्टा मानोगे। तो फिजिक्स में तुम लोगों को स्कूल में ज़्यादातर पढ़ाया गया होगा कि करंट इंटरिंग द जंक्शन इज पॉजिटिव ले लो और लीविंग द जंक्शन को निगेटिव ले लो। इसका मतलब है कि तुम लिखो सिग्मा के लिए माइनस वो आई वन माइनस आई2 माइनस आई3 माइनस आई4 इज इक्वल टू 0। समझ गए? मतलब टेकिंग इंटरिंग द जंक्शन एज पॉजिटिव, करंट्स entering is taken positive. Then तुम यहाँ लिखोगे I1 पॉजिटिव है, आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 भी जा रहा है, I4 भी जा रहा है, जंक्शन से बाहर जा रहा है। ये सबका सम 0 है। I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। समझ गए? ये है अगर तुम करंट इंटरिंग को पॉजिटिव लेते हो, और जाहिर है निगेटिव लोगे जो जंक्शन को छोड़ रहा है। समझ गए? अब यहाँ पर मैं तुमको ये बताऊं कि हम लोग एज पावर इंजीनियर जब भी नेटवर्क को सॉल्व करते हैं तो जनरेटर तो एक होता है ना बेटा, लोड हजारों होता है। तो हम कितना निगेटिव लिखें और एक पॉजिटिव लिखें? मान लो कि एक जनरेटर है जो कि हजारों लोड को सप्लाई कर रहा है, तो जनरेटर वाला जो करंट होगा वो तो पॉजिटिव कर दोगे, बाकी सब निगेटिव लिखोगे। तो इतना निगेटिव लिखने से आदमी का दिमाग निगेटिव हो जाता है। इसलिए पावर सिस्टम में हम लोग जो कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं जनरली, वो अब मैं तुमको बता रहा हूँ। पावर calculations, we as power engineers as power engineers we take current leaving the junction as positive. As power engineer, we take leaving current leaving current leaving the junction as positive. That is, अब यहाँ गौर से देखो, इंटरिंग द जंक्शन है I1, तो हम लिखेंगे माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। ये सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 हमारे पावर इंजीनियर्स की निगाह से हो गया। क्यों हो गया? मैं तुमको वजह बता चुका हूँ। इसलिए कि सोर्स
बहुत कम होगा और लोड बहुत ज़्यादा होगा। तो पावर सिस्टम में भी हम लोग इसी को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए तुम लोग अब इसी का की प्रैक्टिस कर लो तो बेहतर है। अच्छा, दोनों हाल में इन बोथ तुम गौर करोगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। मतलब जो टोटल करंट इंटर कर रहा है वो बराबर है जो टोटल करंट लीव कर रहा है। मतलब इनकमिंग करंट जो टोटल है और आउटगोइंग करंट जो टोटल है वो दोनों बराबर है। इसीलिए एक दूसरा फॉर्म अक्सर लोग कहते हैं कि दिस सम ऑफ द करंट्स इंटरिंग और लीविंग द जंक्शन एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। या कोई कह देता है द करंट फ्लोइंग थ्रू फ्लोइंग एट ए जंक्शन इज जीरो। वो नहीं, द करंट इंटरिंग इज इक्वल टू द करंट लीविंग। तो बात एक ही है, समझ गया ना। हम लोग पावर सिस्टम में आमतौर पर ये वाला यूज करते हैं। अब तुम शायद ये जानते होगे कि कर्चॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब यह है कि किसी भी जंक्शन पे जो चार्ज आ रहा है, टोटल जो चार्ज आ रहा है, उतना ही उसी इंस्टेंट पर टोटल चार्ज चला जाना चाहिए बाहर, नहीं तो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। अगर मान लो कि चार्ज आ रहा है और उतना गया नहीं, तो जंक्शन पर जमा होने लगेगा बेटा। तो जब जंक्शन पर जमा होने लगेगा तो कुछ टाइम में हर हर चार्ज चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मान लो हम करंट को लेते हैं ना, कन्वेंशनल करंट को, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, तो चार्ज का मास होता है, ठीक है ना। चार्ज का मास होता है, चार्ज पर कूलम्स में चार्ज भी होता है। तो एक्युमुलेशन जब होता चला जाएगा तो मास बढ़ते बढ़ते हिमालय पहाड़ बन जाएगा और चार्ज बढ़ते 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 उतना हो जाएगा कि एटम बम की तरह फट जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। मैं इसको लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पूछा जाता है किस चीज पर ये बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन KCL, Kirchhoff's current law, based on law of conservation of charge। क्यों? टोटल चार्ज जो इंटर कर रहा है वो मान लो कि Q1 है, तो टोटल चार्ज जो लीव कर रहा है Q2, जो ब्रांच 2 की तरफ जा रहा था, ब्रांच 3 की तरफ Q3 जा रहा था, ब्रांच 4 की तरफ Q4 जा रहा था। ये टोटल टाइम है इन टोटल टाइम T। मतलब टी टाइम में तुमने जब मेजर किया, देखा कि टोटल इतना चार्ज आया और इतना टोटल चार्ज गया टाइम टी में, तो जाहिर है तुम जानते हो कि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया
I1 इंटू टाइम, टाइम तो सेम है। ये हो गया I2 इंटू टाइम, ये हो गया I3 इंटू टाइम, ये टाइम है सेकेंड्स में, समझे ना? ये एम्पियर है, ये सेकेंड है, तो चार्ज कूलम में हो गया, प्लस I4 इंटू टाइम। इसीलिए ये करचस करंट लॉ आ गया। टाइम हर जगह कॉमन है तो कट गया। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। टोटल करंट इंटरिंग द जंक्शन इज टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, यही करचस वोल्टेज लॉ है। लॉ आया कहाँ से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। और अगर ये वायलेट हो जाता तो क्या होता? चार्ज जमा होता चला जाता। अब चार्ज जमा होने की वजह से क्या होता? उसका मास बढ़ता चला जाता जंक्शन पे। जंक्शन फूलते 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 हिमालय पहाड़ बन जाता। और चार्ज इन कूलम्स जमा होते होते विस्फोट हो जाता, बिल्कुल एटम बम की तरह, जिसमें वायलेट हो जाता। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लॉ है ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। समझ गए? तो अब यहाँ पर मैंने तुमको ये बताया कि तुमको फिजिक्स जो लोग पढ़ाते थे स्कूल वगैरह में, वो करंट इंटरिंग द जंक्शन को पॉजिटिव लेते थे, लीविंग द जंक्शन को निगेटिव लेते थे। तो बहुत सारा निगेटिव हो जाता है पावर सिस्टम में। तो हम लोग क्या करते हैं कि करंट लीविंग द जंक्शन, क्योंकि लोड में ज़्यादा जाता है ना बेटा करंट, तो बहुत ज़्यादा करंट होता है, तो उसको पॉजिटिव लेता है और इंटरिंग को निगेटिव लेते हैं समेशन करने के लिए। अदरवाइज इंटरिंग और लीविंग को बराबर कर दो, बात एक ही है। तो कंसेप्ट वाइज इस चीज़ को तुमको समझना है कि ये कहीं लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट नहीं हो सकता है। समझ गए? अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स हमने यूज किया, हम समझते हैं कि ये सब तुम लोग जानते होंगे। देखो, नोड, नोड जो कहा जाता है वो कहा जाता है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को जिस पर सर्किट एलिमेंट्स आकर के ज्वाइन होते हैं। समझ गए? इंडिपेंडेंट नोड को जंक्शन कहा जाता है। वहां तीन या तीन से ऊपर सर्किट एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं, कोई हो, पैसिव एलिमेंट हो, एक्टिव एलिमेंट हो, सब हो, उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो हमने ये जो वर्ड जंक्शन यूज किया है ये जनरल यूज कर दिया है, ताकि ये कई एलिमेंट्स भी अगर उस पर कनेक्टेड हो तो उस पर वैलिड हो जाए। ठीक है? बाकी तो इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। इसको याद तुमको सिर्फ ये रखना है कि जो भी कन्वेंशन तुम यूज कर रहे हो, लीविंग द जंक्शन ले रहे हो पॉजिटिव या इंटरिंग द जंक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, फाइनली यह होना चाहिए कि टोटल करंट इंटरिंग और टोटल करंट लीविंग बराबर होना चाहिए। यही करचॉफ्स करंट लॉ है। ठीक है? मैं समझता हूँ कि ये बात तुम लोग समझ गए होगे और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। राइट? तो अब मैं चेक कर लूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। देख लूँ। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो अब मैं इसका ग्रिड वगैरह हटा देता हूँ। इसको हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं। और तो कोई पेज है नहीं। तो ये था बच्चों तुम्हारा करचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं समझता हूँ कि अब कोई भी कंफ्यूजन अगर तुम्हारे दिमाग में रहा होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने साबित भी कर दिया कि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 कर दो इन टोटल टाइम t, सिग्मा I1 t, सिग्मा वो प्रोडक्ट ऑफ I1 इंटू टी इज इक्वल टू I2 t। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 निकल जाता है। और यही करचॉफ्स लॉ है। जनरल जब हम लोग सिंबॉलिक इसको लिखते हैं, जो सिंबॉलिक नोटेशन होता है, तो इसको लिख देते हैं
In general, sigma ij j is equal to 1 to k is equal to 0. उसमें ये ध्यान रखना होगा कि किसी एक को पॉजिटिव ले रहे हो, अगर अंदर आने वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो बाहर जाने वाले को निगेटिव ले लो। हमने तुमको एडवाइस ये किया कि बाहर जाने वाले को पॉजिटिव लो, इसलिए कि बाहर जाने वाले करंट्स ज़्यादा होते हैं, अंदर आने वाले करंट्स कम होते हैं। सोर्स कम ना होता है बेटा, जनरेटर तो कम होता है, लोड हज़ारों होता है। इस बात का इस बात का ज़रा ध्यान रखोगे तो आसान होगा। और पावर सिस्टम में इसी किस्म का हम लोग कन्वेंशन यूज़ करते हैं। बाद में अभी भी तुम अगर पढ़ रहे हो तुम जानते होगे। अब ये कि ये मैंने डीसी सर्किट के लिए तुमको समझा दिया था, ये इक्वली एप्लीकेबल एसी सर्किट के लिए भी है, सिर्फ थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाएगा। अलजेब्रिक सम की जगह फेजर सम हो जाएगा, फेजर सम या कॉम्प्लेक्सर सम, यह सब तुम लोग बात जानते होगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करता हूँ। फाइनली देख लूँ कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा था। तो अब इजाज़त दो इस वीडियो ख़त्म करने की। एज ऑलवेज, हैव ए नाइस डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। ठीक है बच्चों, तुम्हारे सामने इस की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।